हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एमपीजीके में प्रमुख जो मध्य प्रदेश की बोलियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आपको पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम पर डायरेक्ट मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बोलियां जो कि एमपीपीएससी के सिलेबस में भी दिया हुआ है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जो जनजातियां हैं और बोलियां हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो आज हम पूरा डिटेल से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी आपका डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8(1) के तहत 1976 में राज्य भाषा नियम बनाए गए। ठीक है, नियम बनाए गए थे 1873 में, राज्य भाषा नियम बनाए गए। भाषा आधारित श्रेणी भी बनाई गई। ठीक है, भाषा आधारित श्रेणी बनाई गई और मध्य प्रदेश को क श्रेणी में रखा गया। ठीक है, क श्रेणी में राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, क श्रेणी में जो भाषा है उनमें उनकी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। क श्रेणी में 9 राज्य, ठीक है, 9 राज्य और 2 संघ क्षेत्र शामिल हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1957 क्रम 5 सन 1958 की धारा 3 के तहत, ठीक है, धारा 3 के तहत मध्य प्रदेश शासन के शासकीय कार्य, ठीक है, कार्यों की जो राजकीय भाषा होगी वो हिंदी होगी। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद नेक्स्ट है कि तथा, ठीक है, तथा मध्य प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1957 क्रम 5 सन 1958 धारा 4 के तहत, ठीक है, यहाँ पे धारा 3 के तहत था और यहाँ पे धारा 4 के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा की समस्त कार्य विधायिका आदि, मतलब जो विधानसभा के समस्त कार्य होंगे विधायिका आदि, वो उसकी भाषा भी हिंदी रहेगी। ठीक है, तो धारा 3 में दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के जो शासकीय कार्य रहेंगे वो हिंदी भाषा में रहेंगे। ठीक है, और जो विधानसभा के कार्य होगा वो ऐसे धारा 4 में दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के समस्त कार्य भाषा, उनकी भाषा हिंदी रहेगी। ठीक है, तो ये आपको प्रमुख धाराएं, ये अधिनियम याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2016 में प्रत्येक स्तर पर शासकीय पत्राचार हिंदी में करने का निर्णय लिया। ठीक है, सभी शासकीय पत्राचार हिंदी में करने का निर्णय लिया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय जो है 1953 में लिया गया था कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएंगे, ऐसा निर्णय लिया गया था 1953 में। ठीक है, और किसकी सिफारिश पे? तो इसकी सिफारिश जो की थी राष्ट्रीय प्रचार समिति वार्धा, ठीक है, वार्धा द्वारा जो इनकी समिति थी, उन्होंने उनके सिफारिश पे ये डिसाइड किया गया था कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्यों मनाया जाएगा 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 14 सितंबर को यहाँ पे 4 की जगह पे 14 है, यहाँ पे 4 नहीं है 14 है, तो आप थोड़ा ठीक कर लें। ठीक है, 14
14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और जो सिफारिश थी राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वार्धा के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वर्ष 1960 में आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, 1963 में राज्य भाषा अधिनियम पारित हुआ 1963 में। ठीक है, इसके बाद वर्ष 1968 में राज्य भाषा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। तो ये कुछ भाषा संबंधी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम आ जाते हैं बोली पर। ठीक है, बुंदेलखंडी लैंग्वेज जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसका नामकरण जॉर्ज गियर्सन ने किया था। ठीक है, बुंदेलखंड के साथ दक्षिण मध्य प्रदेश के जिलों तथा मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जो महाराष्ट्र के ज़िले हैं वहाँ पर भी इस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस भाषा को टीकमगढ़, अशोकनगर, ठीक है, दतिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, सागर, छतरपुर, दमोह, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद आदि में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसकी है उपबोलियाँ। ठीक है, तो पवारी जो है वो ग्वालियर और दतिया में बोली जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी उपबोली है लोधांती जो कि हमीरपुर में बोली जाती है, तथा खट्टोला जो कि पन्ना, छतरपुर, दमोह आदि में बोली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी उपबोलियाँ थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बुंदेली के कुछ मिश्रित रूप भी हैं, जैसे वनाफरी, ठीक है, कुंडरी, निभट्टा, भदावरी, कोष्टी आदि। ठीक है, ये कुछ इसकी मिश्रित रूप हैं बुंदेली के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बुंदेली साहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध है। ठीक है, बुंदेली भाषा साहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध है। जगनिक, केशव, पद्माकर, गंगाधर व्यास बुंदेली के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, महेश कटारे ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया था। तो ये कुछ बुंदेली से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट थे बुंदेली भाषा से। ठीक है, तो जो बुंदेली भाषा नहीं है, ये बोली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बुंदेली भाषा नहीं है, बोली है। तो इसके बारे में ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है मालवी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है राजस्थान की हंडोती बोली से प्रभावित यह भाषा उज्जैन, ठीक है, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा भोपाल, होशंगाबाद, गुना, नीमच, मंदसौर आदि में भी सुनने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मालवी ध्वनि के रूप की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के निकट है, जबकि आत्मा से मारवाड़ी के निकट इस भाषा को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है शब्दकोश संकलनकर्ता श्री प्रहलाद चंद्र जोशी है। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, जबकि डॉक्टर KL हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी कहा है। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा जो थे उन्होंने दक्षिणी राजस्थानी कहा है, और जो डॉक्टर KL हंस थे इन्होंने पश्चिमी हिंदी कहा है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मालवी की बोलियाँ सोंदवाड़ी, ठीक है, उमटवाड़ी और रागड़ी।
ये जो कुछ इसकी मालवी की बोलियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कुल विद्वान निवाड़ी को मालवी की एक उपबोली मानते हैं। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है ब्रजभाषा। ठीक है, तो ये मूलतः उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में या बोले मथुरा में वहाँ की ये स्थानीय भाषा है। इसके बाद क्षेत्र की बात करें तो मध्य भारत में विशेषकर पश्चिम ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, भिंड आदि में बोली जाती है। और इसकी विशेषताएं, ब्रजभाषा शौरसेनी का अपभ्रंश है। इसे शौरसेनी, पिंगल, अंतर्वेदी, ग्वालियरी और कन्नौजी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्रजभाषा काव्य की भाषा है। ठीक है, इसमें कई सारे इस भाषा में कई सारे काव्य की रचना की गई है, तो ये काव्य की भाषा भी है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है माना जाता है कि काव्य की रचना जब भाषा से बोली में प्रारंभ हुई तो ब्रजभाषा या ब्रज बोली से ही की गई थी। ठीक है, जब काव्य की रचना भाषा से बदलकर बोली में प्रारंभ की गई थी तो ये ब्रजभाषा से ही शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण कृष्ण भक्ति ब्रजभाषा में है। ठीक है, कृष्ण भक्ति के जो भी ग्रंथ है या जो भी कृष्ण भक्ति है वो सभी ब्रजभाषा में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली ब्रज है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मध्यकाल में सर्वाधिक साहित्य ब्रज भाषा में रचे गए, विशेषकर भक्ति साहित्य। ठीक है, इसमें मध्यकाल में सभी जानते हैं जितने भी साहित्य मतलब अधिकतर जो साहित्य हैं वो ब्रज भाषा में रचे गए हैं। और जो कि इसमें अगर विशेषकर बात करें तो वो है भक्ति साहित्य। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सूरदास, रसखान, मीराबाई, अमीर खुसरो ब्रज भाषा के शिरोमणि रचनाकार हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मुख्य भाषा ब्रज ही है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ब्रज भाषा। इसके बाद नेक्स्ट है निवाड़ी। इसमें है पश्चिमी मध्य प्रदेश के निवासी, ठीक है, निवास क्षेत्र जैसे कि खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ठीक है, और बड़वानी जिलों में निवाड़ी भाषा बोली जाती है। यह भी शौरसेनी अपभ्रंश की विकसित हुई है। ठीक है, इसके बाद इस पर मालवीय, मारवाड़ी, गुजराती और मराठी भाषा का प्रभाव है। निवाड़ी में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने निवाड़ी को दक्षिणी हिंदी कहा है। ठीक है, दक्षिणी हिंदी कहा है। तो ये कुछ निवाड़ी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 19 सितंबर को निवाड़ी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 19 सितंबर को निवाड़ी दिवस मनाया जाता है। निवाड़ी के प्रसिद्ध साहित्यकार गौरीशंकर शर्मा, रामनारायण उपाध्याय, प्रभाकर चौबे, ये सभी प्रसिद्ध साहित्यकार थे निवाड़ी के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अम्मा बोली। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लेना, शायद कुछ मिस्टेक हुई है। अम्मा बोली लेखक महादेव प्रसाद चतुर्वेदी है इसके लेखक, और ये निवाड़ी भाषा में पहला महाकाव्य है जो महाभारत
का निवाड़ी में अनुवाद है। ठीक है, महाभारत का निवाड़ी अनुवाद है अमार बोली। ठीक है, अमार बोली है, शायद आप थोड़ा सा चेक कर लें इसको। और इसके जो रचयिता थे वो महादेव प्रसाद चतुर्वेदी जी थे। ठीक है, और ये पहला महाकाव्य है निवाड़ी में, जो इसका महाभारत का निवाड़ी अनुवाद किया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ पुस्तकों के बारे में। प्रभाकर चौबे प्रसिद्ध निवाड़ी गायक जैसे कि गम्मत और शुभांग जैसे गायन इन्होंने गाए थे। ठीक है, तो प्रभाकर चौबे प्रसिद्ध निवाड़ी गायक थे। इन्होंने ठुमका, जो निवाड़ी भाषा में ठुमका नाम की एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, निवाड़ी भाषा में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर श्री राम परिहार ने निवाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, निवाड़ी साहित्य का इतिहास। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट थे निवाड़ी बोली के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो आगे बोलियां हैं उन सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, और थैंक यू सो मच।